पक्षी भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ निकलते हैं। एक पौधे पर मीठा फल लगा हुआ था। जूही चिड़िया की नज़र वहाँ पड़ती है। वो सोचती है, आज तो मीठा फल खा के मज़ा आ जाएगा। यही सोचकर जब वो फल खाने लगती है, तभी एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और जूही चिड़िया के सर पे लगता है। पत्थर लगने की वजह से जूही चिड़िया ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाती है और फिर पक्षी उसका इंतज़ार करते रहते हैं। घर में जूही चिड़िया की बेटी लाली भी इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ को गए हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी। वो बहुत परेशान थी। मिट्ठू दादा जूही को बुलाने आता है। देखकर परेशान हो जाता है। वो जूही को दवाखाने छोड़कर लाली को बताने आता है कि उसकी माँ ज़ख्मी हो गई है। यहाँ पर जूही लाली घर के बाहर बैठी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दूर से मिट्ठू दादा को देखती है, खुश हो जाती है कि माँ भी आ रही होगी। मगर थोड़ी ही देर में उसकी खुशी धरी की धरी रह जाती है। मिट्ठू दादा उसे बुरी खबर सुनाने आते हैं। वो किस मुँह से सुनाएंगे वो नहीं समझ पा रहे थे। वो लाली से कहते हैं, लाली बेटा तुम अंदर जाके सो जाओ, तुम्हारी माँ ज़ख्मी हो गई है। मैं उसे दवाखाने छोड़ कर आया हूँ। उसको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, बड़ी बनो और बहादुर बनो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये कहकर मिट्ठू दादा लाली को समझाता है और फिर कहता है, अब मैं चलता हूँ, रात घनी हो गई है। ये कहकर मिट्ठू दादा वहाँ से चला जाता है। लाली काफ़ी देर तक अपनी माँ का इंतज़ार करती है। उसे मिट्ठू दादा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। रात ज़्यादा होने की वजह से वो घबराने लगती है और घर के अंदर आ जाती है। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान थी, अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। न जाने माँ कैसी होगी। सोनू भैया भी यहाँ नहीं हैं, वो भी विदेश गए हुए हैं। मैं माँ का किस तरह ख्याल रखूँगी, अब हमारा क्या होगा, ये सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। उसको सब्र नहीं आ रहा था। रो के वो थक जाती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। परिंदों की चहल पहल और चू चू से उसकी आंख खुल जाती है। वो घर के बाहर बैठी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। वो सोच रही थी, अब माँ तो खाना लेके नहीं आएगी, मुझे ही भोजन के लिए जाना होगा। वो हिम्मत करके निकलती है कि अब हिम्मत करूँगी तो ही अपना और अपनी माँ का ख्याल रख पाऊँगी। हम किसी से कम नहीं। वो अपने आप को हिम्मत देकर वहाँ से उड़ जाती है और थोड़ी ही दूर जाकर वो देखती है बहुत सारे पंछी दाना खा रहे थे और उसकी सासू माँ भी वहाँ मौजूद थी। वो अपनी सास को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। कव्वी भी उसे देख लेती है। वो कव्वी उसे कहती है, लाली बेटा इतनी दूर क्यों बैठी हो, यहाँ नीचे आ जाओ, हम सब भी यहाँ भोजन कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ कर लो। जूही बहन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम परेशान नहीं होना लाली बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब पक्षी इस मुसीबत से गुजरते हैं, तुम भी हिम्मत करो। और ये वक्त मुश्किल है मगर गुजर जाएगा। अच्छा और बुरा वक्त सब पर आता है। लाली को कव्वी की बात सुनकर बहुत हौसला मिलता है। वो सोचती है कि हाँ, माँ भी जल्दी ही ठीक होकर घर आ जाएगी। लाली आंटी ठीक कह रही हैं। लाली बहुत सोचती है और कभी उसको खूब समझाती है। इससे लाली को बहुत हौसला मिलता है। फिर वो भोजन करती है। भोजन करके उसका पेट भर जाता है। वो फल भी खाती है और दाना भी। अब उसे बहुत सुकून मिल जाता है। वो सोचती है, अब मेरा पेट भर गया है। कव्वी लाली से कहती है, लाली बेटा जब हम भोजन की तलाश में जाएंगे तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। वो खुश हो जाती है। फिर सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। भोजन की तलाश करके यहाँ वहाँ से आ रहे होते हैं। लाली अपने घर के लिए काफ़ी सारा सामान खरीद कर लाती है। वो अपने घर की अच्छी देखभाल करती है कि जब माँ आए तो माँ को किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। दूसरी तरफ उसका भाई सोनू अपनी ज़िंदगी में मगन होता है। उसे अपनी माँ की ज़रा परवाह नहीं होती। जूही जब घर आती है तो बहुत ही वीकनेस महसूस कर रही थी और उसके बेटे को इस बात का एहसास तक नहीं था। कितने उसको लेटर भेजे लेकिन उसने किसी खत का जवाब नहीं दिया, बल्कि विदेश में शादी ही मना ली।
सोनू अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माँ के पास जाना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी उसको विदेश से वापस जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। सोनू इस बात की वजह से परेशान हो जाता है और फिर जाने का इरादा तर्क कर देता है। दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत परेशान थी। उसे अपने बेटे का बहुत इंतज़ार था। वो सोच रही थी, सोनू आ जाए, कुछ पैसे ले आए तो लाली के भी हाथ पीले कर दूं। कभी रोज़ाना आकर उसे शादी के लिए परेशान कर रही थी। कह रही थी, तुम्हारा बेटा तो अब न जाने आएगा ही नहीं, मगर मैं अपने बेटे को कब तक बिठा कर रखूं। तो तुम जैसे भी करो, शादी कर दो। मैं लाली को अपनी बहू बना के घर ले जाना चाहती हूँ। जूही उसकी बात सुनकर परेशान हो रही थी। वो कहती है, कव्वी बहन, मुझे थोड़ा समय दें, मेरा बेटा आ जाए, हाथ में थोड़े पैसे होंगे तो मैं अपनी बेटी की रुखसती कर दूंगी। मगर लाली उसको टाइम देने का थोड़ा बहुत टाइम देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जूही बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूँ। सोनू बेटा, जल्दी आ जाओ, और कितना इंतज़ार करवाओगे। कबूतरी बहन अगले दिन आकर, जूही बहन, तुम कब तक अपने सोनू का इंतज़ार करोगी? मेरी मानो तो तुम कोई काम धंधा कर लो और अपनी बेटी की शादी कर दो। वैसे भी तो तुम अच्छा काम कर लेती हो। तुम्हारा जो तुमने रोज़गार लगाया हुआ है, उससे अच्छे पैसे कमा लेती हो। फिर सोनू का इंतज़ार क्यों कर रही हो? अपनी बेटी को रुखसत कर दो। अच्छा है, तुम्हारी ज़िंदगी में ही उसकी शादी हो जाएगी। जूही को कबूतरी की बात समझ में आ जाती है। वो कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब सोनू का और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फिर जूही अपनी बेटी के जहेज़ के लिए काम करना शुरू करती है। वो सोचती है, जल्दी ही मैं पैसे जमा कर लूँगी और फिर कव्वी बहन को जहेज़ के नाम पर दे दूँगी। इस तरह से वो मुझे परेशान भी नहीं करेगी और फिर मेरे सर से एक वज़न भी उतर जाएगा। बस जूही की मेहनत रंग ले आती है और वो कव्वी को जहेज़ के पैसे दे देती है। कव्वी बहन, आप ये पैसे ले लें, ये मेरी बेटी के जहेज़ के पैसे हैं और जो भी सामान खरीदना है आप वो खरीद लेना। मैं अपनी बेटी की अब रुखसती दे रही हूँ। मुझे सोनू का मज़ीद इंतज़ार नहीं करना है। वो जब आएगा तब आ जाएगा। कव्वी ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर उसकी बेटी की वहाँ पर शादी हो जाती है। जूही बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी की फर्ज से आज़ाद हो गई थी। एक दिन तक मिट्ठू दादा शहर जा रहा होता है। उसे रास्ते में सोनू और उसकी पत्नी मिलते हैं। मिट्ठू दादा बताता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया और उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। सोनू ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने फ़र्ज़ से गाफिल हो गया। मेरी बहन की शादी हो गई और मैं शादी में भी ना शरीक हो सका। मैं कितना बदनसीब हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए हैं। उन्होंने किस मुश्किल से पाल पोस कर हमें बड़ा किया था, पैसे इकट्ठे करके मुझे विदेश भेजा था और मैंने क्या किया? मैंने उनको सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। बस फटाफट वो रिक्शे में बैठता है और अपनी माँ के पास चला आता है और अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ जैसा बेटा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत दुख दिए। मैं आपसे मिलने नहीं आया। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। न जाने क्यों हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता की तमाम मुशक्क़तों को भूल जाते हैं। जूही अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी। उसे अपने बेटे का एहसास था। वो कहती है, बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं माँ, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, मुझे इसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। वो अपनी पत्नी को बुरा भला बोल रहा था, मगर उसकी माँ ने उसको समझाया कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये चीज़ तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि तुम्हारे बगैर मैं और तुम्हारी बहन कितने अकेले हैं, मगर तुम वहाँ जाके हमें भूल गए। अब उसकी पत्नी एक नियत ख़राब औरत थी। उसकी नियत उसके पैसों पर थी। उसने पैसों के लिए ही सोनू से शादी की थी। आज जब उसको मौका मिला तो वो सारे पैसे उठाकर वहाँ से निकल ली। मगर
कबूतरी चाची उसकी पत्नी को देख लेती है। वो कबू आके सोनू की पत्नी से कहती है, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो और इस थैले में क्या छुपाया है? वो कहती है, मेरी माँ बीमार है, मैं शहर जा रही हूँ, इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं। मगर कबूतरी को यकीन नहीं आता। वो उसको लेकर घर आ जाती है। सोनू जब देखता है तो कबूतरी चाची से पूछता है, चाची आप मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही हैं? वो बताती है, तुम्हारी सास बीमार है क्या? तुम्हारी पत्नी आधी रात को थैला लेकर जा रही थी। यह सुनकर सोनू परेशान हो जाता है। वो कहता है, मेरी तो सास है ही नहीं, वो तो उसका देहांत हो गया है कब कब। ये सुनकर कबूतरी चाची हैरान रह जाती है और जब थैला खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत से पैसे होते हैं। सोनू को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है, कहता है, तुम एक गद्दार औरत हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने फ़र्ज से गाफिल हुआ, अपनी माँ और बहन से दूर हुआ। मुझे क्या पता था तुम नियत की ख़राब हो, चली जाओ मेरे घर से।